हेलो स्टूडेंट्स, एक्सेलेंट कोचिंग सेंटर टारा के ऑनलाइन क्लास में आप सभी स्टूडेंट का स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज से हम लोग जो है आप जान रहे हैं कि अभी लॉकडाउन का दौर चल रहा है। पूरा विश्व जो है वह कोरोना वायरस के कारण जो है उसकी महामारी में ग्रसित है और यह देखते हुए हमारे देश में भी अभी जो है लॉकडाउन का चल रहा है लॉकडाउन और सारा शिक्षण संस्थान जो है वह बंद है। तो दसम वर्ग का जो है हम लोग एक्सेलेंट परिवार जो है दसम वर्ग के लिए ऑनलाइन बैच स्टार्ट कर रहा है, जिसमें जो है आपको कोशिश रहेगा कि जितना हो सके आपका सिलेबस एंड हो जाए। ठीक है, तो इस दौर में हम लोग आज जो है इस वीडियो में इस लेक्चर में हम लोग जो है इस वीडियो के लेक्चर में हम लोग मैथ स्टार्ट करते हैं, दसम वर्ग का मैथ। ठीक है, और इसमें हम लोग सिलेबस को देखते हुए जो आपका फर्स्ट चैप्टर होगा उसको कोशिश करेंगे इंट कर ले इस वीडियो में। ठीक है, तो समय न गवाते हुए हम लोग कोशिश करेंगे कि थोड़ा स्पीड में हम लोग वीडियो बनाएं और आपका जो है काम रहेगा कि कॉपी पेन लेके बैठे और वीडियो को देखते हुए उसको नोट करते चले। ठीक है, तो देखिए आपका सिलेबस जो है 10th का, इसमें जो है सबसे फर्स्ट चैप्टर आपका जो पढ़ना पड़ेगा आपको वह पढ़ना है वास्तविक संख्याएं। क्या पढ़ना है? सबसे पहला जो आपका चैप्टर होगा वह है वास्तविक संख्याएं। ठीक है, इसके आगे बढ़ेंगे तो हम लोग को अलजेब्रा के तहत पढ़ना है बहुपद। दूसरा चैप्टर जो मेरा है वह पढ़ना है बहुपद। इसके आगे जब हम लोग चलेंगे तो तीसरा चैप्टर आपका जो आएगा वह आएगा दो चर वाले रैखिक समीकरण। दो चर वाले रैखिक समीकरण। आगे बढ़ने पर चौथा जो चैप्टर मेरा है वह होगा द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण। फिर आगे जैसे ही आप बढ़ते हैं तो अगला चैप्टर आपका होगा अलजेब्रा का ही जो टॉपिक है, एक समांतर श्रेणी। ठीक है, शॉर्टकट में इसको हम लोग जो है कहते हैं एपी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ते हैं। एपी के बाद आप लोग का जो है अलजेब्रा यहाँ पे एंड हो जाएगा। इसके बाद हम लोग को देखना है निर्देशांक ज्यामिति। निर्देशांक ज्यामिति। इससे आगे बढ़ने पर आपका ज्यामिति का चैप्टर स्टार्ट होगा, जिसमें सबसे पहला जो चैप्टर है वह आपका जानना है त्रिभुज के बारे में। ठीक है, और ज्यामिति का ही जो अगला चैप्टर है वह है आपका वृत्त। ठीक है, और दोनों में ही जो है 9th में आप लोग पढ़े होइएगा ज्योमेट्री में वह प्रमेय पढ़े हुए होंगे, वैसे ही यहाँ भी जो है कुछ इंपॉर्टेंट प्रमेय वगैरह पढ़ के और फिर उस संबंधित उस पर आधारित जो क्वेश्चन होंगे उसको सॉल्व करने होंगे। इसके बाद आप लोग जो आगे जब हम लोग बढ़ेंगे तो हम लोग एक नया चैप्टर जो कि पीछे नहीं पढ़े हैं आप लोग पीछे वाले कक्षाओं में, वह स्टार्ट होगा, जिसको कि हम लोग कहते हैं त्रिकोणमिति। ठीक है, और यह काफ़ी पॉपुलर चैप्टर होता है क्योंकि यह नया है और परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। और इसी का जो है एक फिर अगला चैप्टर जो आएगा वह त्रिकोणमिति का ही अनुप्रयोग है, जिसमें हम लोग जिसको कि चैप्टर का नाम है ऊंचाई एवं दूरी, हाइट एंड डिस्टेंस। ठीक है, ट्रिगोनोमेट्री के बाद उसका ही एप्लीकेशन पढ़ेंगे हम लोग, हाइट एंड डिस्टेंस। ठीक है, और इसके बाद जो है हम लोग का अगला जो चैप्टर आएगा वह एक इम्पोर्टेंट जो है वह रचनाएं पढ़ना है, कंस्ट्रक्शन। कुछ ज्यामितीय जो है ज्यामिति जो आता है आपका रचना, उसके संबंध में हम लोग उसका रचना पढ़ेंगे और कुछ इसका इस पर संबंधित आधारित क्वेश्चन भी पढ़ेंगे, जो कि आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। फिर आगे हम लोग बढ़ेंगे तो आगे आपका जो है आएगा क्षेत्रमिति, जिसमें कि आप लोग को सबसे पहले वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल पढ़ना है। वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। और फिर इसी के जस्ट क्षेत्रमिति में ही एक और चैप्टर आता है, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे बहुत सारे जो शेप आकृति होते हैं उससे संबंधित आपका उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। क्या पढ़ना है? पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। इसमें आप लोग बेलन, शंकु, ठीक है, और उसके बाद गोला, उसके बाद घन, घनाभ, इस सब से संबंधित पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन पढ़ेंगे। आप 9th में भी क्षेत्रमिति से संबंधित चैप्टर वगैरह को पढ़े होंगे। फिर आगे आपका जो है वह एक इम्पोर्टेंट चैप्टर, अनदर इम्पोर्टेंट चैप्टर आएगा, जिसको कि हम लोग कहते हैं सांख्यिकी।
ठीक है। और सांख्यिकी से ही रिलेटेड एक और लास्ट चैप्टर जो आपका है वह है आपका प्रायिकता, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत छोटा सा चैप्टर है और 2 नंबर वाला क्वेश्चन यहाँ से बनता है, ठीक है। और बस आपका यही सिलेबस है और सिलेबस में देख लीजिए, आपको कोशिश रहेगा जितना ज़्यादा हो सके इस लॉकडाउन के दरमियान और जब तक आपका शिक्षण संस्थान ओपन नहीं होता है, जब तक जितना हो सके आपको अच्छे से समझा के इसको क्लियर करवा दे। आपका काम है, चूँकि अभी देखिए लॉकडाउन में हम लोग को जो है सरकार द्वारा ही आदेश है घर में रहे और अच्छे से जो है, तो घर में रहने का मतलब है कि पढ़ाई करें, तो इसीलिए आप बस वीडियो को अच्छा से देखना है और कॉपी पेन लेके इसको नोट करते हुए चलना है और अच्छे से फिर आप अपना बुक जो है एनसीईआरटी रखिए या भारतीय वन जो स्टैंडर्ड बुक है वो, और कॉन्सेप्ट समझिए और उसको बनाइएगा, बनेगा ही। और जो डाउट होगा उसके लिए हम लोग एक डाउट सेशन ले लेंगे और उसमें उसको क्लियर कर लेंगे, ठीक है। तो यही आपका सिलेबस है, सिलेबस समझ लिए। और हम लोग जो है सिलेबस स्टार्ट कर देते हैं आज से। और इसमें जो है सबसे पहला चैप्टर है आपका वास्तविक संख्याएं और हम लोग जो है फर्स्ट चैप्टर को ही स्टार्ट करेंगे, तो ठीक है। तो इसको रब करके हम लोग जो है फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं जो है वास्तविक संख्याएं, ठीक है। तो हम लोग चलते हैं आगे, वास्तविक संख्याएं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो हम लोग आज से जो है इस वीडियो के माध्यम से ही हम लोग अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट चैप्टर आपका है वास्तविक संख्याएं। फर्स्ट चैप्टर क्या है? वास्तविक संख्याएं। देखिए इसमें हम लोग सबसे पहले समझते हैं, चैप्टर का जो नाम है उसी को समझते हैं। वास्तविक संख्याएं होता क्या है? तो देखिए वास्तविक संख्या के लिए कहा गया है कि ये जो संख्याएं हैं, इसमें सिर्फ संख्या के विषय में ही हम लोग को जानना है। तो वास्तविक संख्या हम लोग कहते हैं कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के संयुक्त परिवार को परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के संयुक्त परिवार को क्या कहेंगे हम लोग? वास्तविक संख्या कहते हैं। वास्तविक संख्या कहते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, इसमें 2 बात आया क्या? एक परिमेय संख्या और दूसरा अपरिमेय संख्या। तो देखिए परिमेय संख्या के विषय में हम लोग समझते हैं। परिमेय संख्या क्या है? तो देखिए परिमेय संख्या जो है, परिमेय संख्या यह वैसी संख्या होती है जिसे आप पी वाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। पी वाई क्यू बोले तो ए बाई बी भी कहीं कहीं आपको मिलेगा। तो वैसी संख्या जिसे पी वाई क्यू के फॉर्म में लिखा जा सकता है, वैसी संख्या जिसे पी बट्टा क्यू के रूप में लिखा जा सकता है, ठीक है। वैसी संख्या जिसे पी वाई क्यू के रूप में लिखा जा सकता है, ठीक है। तो उसको हम लोग कहते हैं परिमेय संख्या। जहां इसके लिए एक है कि जहां q इज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, मतलब आपका हर जो है वह 0 नहीं होना चाहिए, नहीं तो संख्या क्या हो जाएगा? अपरिभाषित हो जाएगा, ठीक है। एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं। तो एग्जाम्पल जैसे देखिए 2 आपका, ठीक है, इसमें भी देखिए नीचे 1 है तो मतलब यह परिमेय संख्या है। उसके बाद आप देखिए 3/5, ठीक है। उसके बाद 2/7, कुछ भी दुनिया का ले लीजिए जो पी वाई क्यू के फॉर्म में हो और आपका क्यू नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, तो वह सारा संख्या क्या आएगा? परिमेय संख्या के अंतर्गत आता है। और ठीक इसी के विपरीत आप बोल दीजिए तो वह अपरिमेय संख्या हो जाएगा। मतलब अपरिमेय संख्या को हम लोग कह देंगे कि वैसी संख्या जिसे पी वाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता है। वैसी संख्या जिसे पी वाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता है, पी वाई क्यू के रूप में नहीं लिखा जा सकता है, ठीक है। जैसे देख लीजिए जितना भी आप ले लीजिए रूट में संख्या, जैसे एग्जांपल में रूट में संख्या ले लीजिए, √3, √5, √7, ये सारे जो है रूट में जिसका कि पूर्ण वर्ग नहीं होता है वह सारा अपरिमेय संख्या के अंतर्गत आता है, ठीक है। और यह दोनों संख्या को आप मिश्रित कर दीजिए, एक में लिख दीजिए, तो यह दोनों संख्या का जो संयुक्त रूप बनेगा वही आपका होता है वास्तविक संख्या, ठीक है। अब देखिए इस चैप्टर में इंपॉर्टेंट क्या है? तो इस चैप्टर में जो है आपका जो फर्स्ट लेसन है वास्तविक संख्या का फर्स्ट चैप्टर, उसमें आप लोग को एक इम्पोर्टेंट जो है प्रमेय पढ़ना है, जिसको कि प्रमेय मतलब एल्गोरिथम, जो कि एल्गोरिथम जो है वह कहलाता है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, मतलब जिसको कि कहीं कहीं आप देखिएगा भाग लेमा विधि भी कहते हैं, ठीक है। तो हम लोग चलते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम को समझते हैं, और यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम है क्या और उस पर कैसा क्वेश्चन आता है उसको समझते हैं। इसके लिए जो है हम इसको रब कर देते हैं, मिटा देते हैं, और हम लोग जो है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम को समझते हैं।
ठीक है स्टूडेंट्स, तो हम लोग यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम देखते हैं। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम, जिसको कि हम लोग दूसरा नाम क्या जानते हैं, भाग लेमा विधि। भाग लेमा विधि दोनों ही इसी को कहते हैं, और यह कोई नया नहीं है, हम लोग जो है बचपन में इसको पढ़े हुए हैं। अभी हम बताएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। देखिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम जो है कहता क्या है, इसका कथन यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम है कि आप किन्हीं दो पूर्णांकों के लिए, किन्हीं दो पूर्णांक ए एवं बी के लिए कोई दो अद्वितीय पूर्णांक Q एवं R प्राप्त कर सकते हैं, जिसके लिए A बराबर BQ प्लस R, जहां क्या होगा, 0 से बड़ा या बराबर R और छोटा होगा B से। इम्पोर्टेंट है। देखिए आपका जो है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, उसका मेन जो है फंडा यानी मेन जो है यही है, A बराबर BQ प्लस R। अब देखिए आप कहेगा कैसे हम जानते हैं, तो देखिए बचपन में हम लोग नीचे वाले कक्षा में हम लोग पढ़े हैं, भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे आप इससे जब इसको तुलना कीजिएगा तो A का मतलब A आएगा आपका भाज्य, ठीक है, और B क्या आएगा, भाजक, और Q आएगा भागफल, और R आएगा आपका शेषफल। ठीक है, तो देखिए अब ये आपका अगर आप इसको जानते हैं और आप भाग देना सिंपल मेथड भाग आपको आता है तो आप भाग लेमा को समझ सकते हैं। तो A बराबर BQ प्लस R। अब देखिए इसका यूज क्या है, तो इसका यूज जो है आपके बुक में, या इसका जो यूज है वह है किन्हीं दो दिए हुए पूर्णांकों का HCF फाइंड करने के लिए। कोई दो पूर्णांक का HCF फाइंड करने के लिए, HCF बोले तो महत्तम समापवर्तक, इसको फाइंड करने के लिए, इसको निकालने के लिए आप लोग यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, हम लोग जो है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल के तहत समझते हैं, तो एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग, और उसको जो है एग्जाम्पल के तहत हम लोग इसको समझेंगे। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स स्टूडेंट्स, हम लोग इसका एग्जाम्पल देखते हैं कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम लगेगा कैसे और आपके बुक में क्वेश्चन होगा कैसे। तो देखिए आपको जैसे हम कहते हैं कि एक क्वेश्चन हम देते हैं 867 और 225 का जो है 867 और 255 का यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग से मौसो ज्ञात करें। ऐसे ही आपके बुक में भी क्वेश्चन होगा, मौसो ज्ञात करें यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। ठीक है, तो देखिए इसके लिए इसको आप अच्छे से समझिएगा, हम लोग चरणबद्ध काम करेंगे। चरणबद्ध, वैसे भी एल्गोरिथम का मतलब होता है कि कोई भी चरणबद्ध तरीके से किसी क्वेश्चन का हल करना। तो देखिए इसके लिए हमको क्या करना है, इसमें जो बड़ा हो, क्वेश्चन में जो बड़ा वाला हो उसको A मानना है सब क्वेश्चन में, और जो छोटा वाला हो उसको B मानना है। ठीक है, इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, हम लोग क्या जानते हैं भाग एल्गोरिथम से, वो लिख देंगे भाग एल्गोरिथम से। भाग एल्गोरिथम से क्या जानते हैं, A बराबर BQ प्लस R, और जहां 0 से बड़ा और बराबर होगा R और छोटा होगा B से। ठीक है, तो देखिए ये जानते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे अगर इसको हम सेट करते हैं तो मेरा A हो जाएगा 867 और B हो जाएगा 255। अब देखिए 255, अब देखिए क्या करेंगे हम लोग, Q फाइंड करने के लिए और R जिसको कि शेषफल कहते हैं, ये प्राप्त करने के आपको इसमें भाग देना पड़ेगा, इससे इसमें भाग देना पड़ेगा। तो आप हर चरण में इससे भाग दे के आप देख सकते हैं। सॉरी 255 है क्वेश्चन में, तो भाग देने के लिए क्या कर सकते हैं आप देख सकते हैं। देखिए हम इसको अलग भाग दे के आपको एक क्वेश्चन में सिखाते हैं। देखिए ये आप भाग जब दीजिएगा तो 3 बार में लगेगा, 3 बार में आपका लगाइएगा तो आएगा 5 या 15 और 5 या 15 और फिर 16 और ये क्या आएगा 6, तो ये आपका आ जाएगा 2 और फिर ये 0 और फिर ये 2 9 6 1 7,
1 102 आएगा। तो देखिए 3 + 102। अब देखिए अब कैसे फाइंड होगा। अब यहाँ पे जो मेरा b आया, ध्यान से देखिएगा, यह जो b आया, यह b अब आपका अगला चरण में यहाँ आ जाएगा, यह बन जाएगा आपका a। तो ये अब हो जाएगा, आगे बढ़ाएंगे 255, और जो आपका शेषफल है यह बन जाएगा b। तो यहाँ पे 102, और इसको 102 कितना बार आप लगेगा, 2 बार में, तो 2 बार लगा दिए। अब देखिए शेष क्या बचेगा, 2 बार में लगाइएगा तो आपका हो गया 204, और 204 और शेष कितना देगा यहाँ से 51। अब यही चरण फिर अपनाइए, जब तक शेष 0 ना आ जाए तब तक ये चरण को अपनाना है। अब फिर मेरा यह जो b है यह मेरा a बन जाएगा, अब यह यहाँ आ जाएगा, और यह जो r है यह मेरा b बन जाएगा। तो 51। अब फिर देखिए आप भाग दे के देख सकते हैं, नहीं तो समझ में आ रहा है तो आप देखिएगा, 2 बार में लगेगा और शेष 0 दे देगा। अब देखिए यहाँ शेष 0 आ गया ना, जहाँ भी शेष 0 आया जिस चरण में क्वेश्चन को बढ़ाने पर, वह चरण में ही आपको मौसौ, वही चरण में मौसौ छिपा है, जो कि होगा आपका उसका b। तो b मेरा 51 है, अतः हम लिख देंगे यहाँ पे, अतः मौसौ ऑफ यानी HCF ऑफ किसका क्वेश्चन था, 867 और 255 का, यह आपको क्या आया, मौसौ आपका कितना आ गया 51। बी जो था वही मौसौ बन गया। यही आपका हल है। और ऐसे ही क्वेश्चन आपका NCERT में है कि भाग एल्गोरिथम के प्रयोग से मौसौ ज्ञात करें। और आपका जो फर्स्ट चैप्टर है में है, उसमें एक ये कॉन्सेप्ट है और इसी पर आधारित एक छोटा सा और कॉन्सेप्ट है, जिसको कि हम लोग देखते हैं आगे। पहले आप इसको समझ लिए अच्छे से, इस पर आधारित क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, और जो है हम लोग इससे अगला में इसको हम देखते हैं, ठीक है। देखिए स्टूडेंट्स, इसी पर आधारित एक और क्वेश्चन हम लोग छोटा सा देखते हैं। जैसे देखिए आपका क्वेश्चन है 1540 और 152, 252 आपके दोनों भारतीय वन बुक में है। इसका मौसौ आपको ज्ञात करना है, और वही भाग एल्गोरिथम के प्रयोग से। तो देखिए आप लोग भी खुद करिए, वीडियो पॉज करके चेक कर सकते हैं करके, और हम कर देते हैं इसको। तो देखिए आपका फिर वही, यहाँ पे a मेरा बड़ा कोण है 540 बनेगा, और यहाँ पे b मेरा क्या बनेगा 252। अब देखिए इसको आप जो है लगाइए भाग एल्गोरिथम। तो भाग एल्गोरिथम क्या है, a बराबर bq + r, जहाँ क्या होगा 0 से बड़ा और बराबर r, और छोटा होगा b से, ठीक है। इसका मतलब हुआ r 0 से शुरू होके और b से छोटा तक होगा, ठीक है। आगे चलिए, अब यहाँ पे a मेरा है 1540, b है 252। देखिए भाग दीजिए आप, तो आप भाग दीजिएगा तो भाग जो है वह कुल 6 बार में लगेगा, और यहाँ पे जो आपका शेषफल जो रिमाइंडर बचेगा वह कुल 28 बचेगा, ठीक है। और अब यहाँ पे क्या हम बताए हैं कि जो आपका b है यह बन जाएगा a, और जो आपका r है वह बन जाएगा b। तो फिर अगला चरण बनाइए, 252 यहाँ आ जाएगा, 28 आ जाएगा। अब इसको करिए कितना बार में लगेगा, तो आप देखिएगा यहाँ पे आपको कुल 9 बार में लगेगा, 9 बार में लगेगा, और पूरा विभाजित हो जाएगा, शेषफल आपको 0 दे देगा। और हम बताए हैं कि जहाँ पे आपको शेष 0 मिलेगा वहाँ पे आप समझ लीजिएगा मेरा मौसौ मिल गया है, और मौसौ क्या हो जाएगा, अतः मौसौ क्या हो जाएगा, मौसौ क्वेश्चन किसका था 1540 और 252 का, और मौसौ क्या हो जाएगा, तो इसका जो b आएगा यानी मौसौ क्या हो जाएगा 28। यही मेरा क्या है, आंसर है। क्लियर है। आप जो है क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, और इसमें छोटा सा एक और कॉन्सेप्ट है, अब हम लोग उसको समझते हैं। इस पर आधारित 2 क्वेश्चन हो गया, अब हम लोग उसको समझते हैं, ठीक है। जब तक हम इसको, तो देखिए स्टूडेंट्स, आपके सामने एक अलग सा कॉन्सेप्ट के लिए, यही भाग एल्गोरिथम पर ही आधारित एक अलग सा क्वेश्चन है। 2 क्वेश्चन आपके सामने हम लिखे हैं कि दिखाएं कि प्रत्येक धन पूर्णांक या तो 2q या 2q + 1 के रूप का होता है, ठीक है। पहले इसको समझते हैं हम लोग क्या है। देखिए ये भी क्वेश्चन आपका आधारित है भाग एल्गोरिथम मेथड पर ही। ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि सबसे पहले यहाँ देखिए आपको किस रूप में लाना है, 2q या 2q + 1 के रूप में, ठीक है। तो यहाँ पे ये मेरा देखिए b क्या बन रहा है 2। उसी तरह ये क्वेश्चन अगर आप देखिएगा तो इसमें मेरा b क्या बनेगा 4, ठीक है। तो 2q है और 2q + 1 है, तो यहाँ पे देखिए इसका रूप अगर आप देखते हैं तो ये है ना, ये क्वेश्चन ये जो रूप है ये bq + r, जहाँ r क्या है 0 है, और ये भी देखिए आपका रूप वही है bq + r, जहाँ देखिए आपका r 1 है। इसको आपको सिद्ध करना है, मतलब इसको आपको दिखाना है। तो ऐसे क्वेश्चन के लिए देखिए हम क्या करते हैं, मान लेते हैं, माना कि a एक धनात्मक पूर्णांक है, a एक धनात्मक
पूर्णांक है, तो ए एक धनात्मक पूर्णांक है, तो इसीलिए भाग एल्गोरिथम से हम लोग क्या जानते हैं उसको लिख देंगे, भाग एल्गोरिथम से हम लोग क्या जानते हैं, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ठीक है। और इसको भी लिखना नहीं भूलेंगे, जहां 0 से बड़ा और बराबर आर और छोटा बी, ठीक है। तो अब देखिए लिख दिए, तो अब देखिए यहां से मेरा क्या हो जाएगा कि यहाँ b बराबर कितना लेना पड़ेगा, क्वेश्चन देखिए 2q प्लस 1, यानी b मेरा हर बार क्या बन रहा है, 2 बन रहा है। तो यहाँ b बराबर कितना ले लेंगे, 2 लेने पर। और देखिए अभी हम बताए हैं, और यह शर्त, इस शर्त को भी आप लोग देखिए कि r हमेशा जो है वह 0 से बड़ा या बराबर होगा, लेकिन b से हमेशा छोटा होगा। तो इसका मतलब यहाँ पे अतः r क्या बन जाएगा, r मेरा क्या हो जाएगा, तो r देखिए या तो 0 आएगा नहीं तो 1 आएगा। अब आप बोलिएगा 2 क्यों नहीं आएगा, तो क्योंकि देखिए r जो है वह b से छोटा है, तो b ही जब 2 है, इसका मतलब r जो है 0 या 1 ही हो सकता है। 0 से शुरू कीजिएगा तो 2 तो होगा नहीं, क्योंकि 2 मेरा b है, ठीक है। अगर मान लीजिए b मेरा 5 रहता तो r क्या बनता है, 0 1 2 3 4, 5 तो बनेगा नहीं क्योंकि इससे छोटा होगा, ठीक है। तो अब चलिए आगे, r01, अब यही r को हमको लाके इसके रूप का ले आना है। तो देखिए अब क्या करेंगे, अब हम लोग एक एक करके लेंगे। अब r बराबर 0 लेने पर, तो r आप जब 0 लीजिएगा, तो r जब 0 लीजिएगा तो फॉर्मूला पे बैठा दीजिए, a क्या आ जाएगा, a बराबर है बी क्यू प्लस आर, b मेरा 2 है, तो 2q प्लस r मेरा क्या है यहाँ पे 0। अब देखिए आप बराबर 2q, ये तो आ गया 2q के रूप का, लेकिन इसको q नहीं लिखना है क्योंकि क्वेश्चन में हम इसको और कुछ लिख सकते हैं, a से लेके z तक कुछ भी, ठीक है। तो इसके लिए देखिए आप यहाँ पे a बराबर आया 2q, तो यहाँ पे हम लोग a बराबर इसको 2m लिख देंगे। आपका मन है n लिख दीजिए, z कुछ भी लिख दीजिए, और यहाँ पे बस एक शब्द लिख दीजिए कि यहाँ m बराबर q बराबर m माना, यहाँ q बराबर m माना, ठीक है। अब देखिए यह जो है 2m, ये आप देख लीजिए बिल्कुल 2q के रूप का है ना, तो एक प्रूफ हो गया। अब फिर देखिए अब क्या करेंगे, अब हम लोग फिर एक r को तो प्रूफ कर ले, r बराबर 1 ले लेंगे, r बराबर 1 लेने पर, तो जब आप r 1 लीजिएगा तो इसके लिए आप एक फॉर्मूला लगाए, तो a बराबर बी क्यू प्लस आर, मतलब 2q प्लस r क्या है 1। फिर देखिए ये भी इसी उस रूप का आ गया ना, इसी को लाना था, तो आप फिर इसको अपने मन से कुछ भी मान लीजिए, a बराबर 2v प्लस 1, यहाँ q बराबर v माना, क्लियर है। तो अब देखिए यह दोनों को आप अगर अच्छे से देखते हैं तो यह 2m जो है यह आपका 2q के रूप का है, और यह देख लीजिए 2v प्लस 1 जो है यह आपका 2q प्लस 1 के रूप का है, और इसी यही तो लाना था, तो लास्ट में लिख देंगे। अतः जो पॉइंट है उसको हम लिख देंगे, यहाँ पे लिख देंगे अतः धन पूर्णांक, जो क्वेश्चन में है उसको लिख दीजिए, धन पूर्णांक 2q या 2q प्लस 1 के रूप का होता है। बस यहाँ पे आप प्रूफ लिख दीजिए, हो गया आपका प्रूफ, ठीक है। दोनों प्रूफ हो गया, आप यहाँ पे दिख नहीं रहा होगा, बस हम बता दे रहे हैं, अतः धन पूर्णांक 2q या 2q प्लस 1 के रूप का होता है, जो कि क्वेश्चन में था, ठीक है। आप इसको 2 बार देखिए, अच्छे से समझ लीजिए, और नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग समझते हैं। फ्रेंड्स हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो आपका है, दिखाए कि कोई धनात्मक विषम पूर्णांक 4q प्लस 1 या 4q प्लस 3 के रूप का होता है। यहाँ देखिए आप, तो यहाँ पे जो ध्यान देने वाली बात है वह ये कि ये विषम पूर्णांक लिखा हुआ है। यहाँ पे आपको आगे चल के क्वेश्चन विषम की जगह सम भी रह सकता है, तो इसके लिए आपको मालूम होना चाहिए सम क्या होता है। सम मतलब हुआ जिसमें 2 से पूरा पूरा विभाजित हो जाए, और विषम का मतलब है जो 2 से पूरा पूरा विभाजित नहीं हो। तो यहाँ पे देखिए उसी तरह बनाएंगे पहले वाले क्वेश्चन की तरह। तो हम लोग क्या मानेंगे, माना कि ए एक धनात्मक, जो रहेगा क्वेश्चन वही लिखेंगे, विषम पूर्णांक है, ए एक विषम पूर्णांक है। तो इसी तरह फिर भाग एल्गोरिथम से हम लोग क्या लिखेंगे, भाग एल्गोरिथम से ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहाँ क्या होना चाहिए 0 से बड़ा और बराबर होना चाहिए r, और छोटा होना चाहिए b से।
अब देखिए यहाँ पे b मेरा क्या हो रहा है, रूट किसका है 4q + 1, 4q + 3, इसका मतलब यहाँ पे b जो है हम लोग को 4 लेना पड़ेगा। तो यहाँ b बराबर 4 लेने पर यही रहता है, अगर 5q के रूप का तो b लेते 5, ठीक है। तो b बराबर 4 लेने पर b जब 4 लिए तो r क्या हो जाएगा, इससे छोटा और 0 से बड़ा सारा, यानी 0, 1, 2 या 3। अब हम लोग देखिए, हम लोग को विषम पूर्णांक पर विचार करना है। तो विषम पूर्णांक पर विचार करना है, इसका मतलब इसमें हम विषम को कलेक्ट सिर्फ करेंगे। अगर सम पूर्णांक पर विचार करना रहता तो इसमें से सम को कलेक्ट करते। तो देखिए लिख देंगे, चूंकि हमें विषम पूर्णांक पर विचार करना है, विषम पूर्णांक पर विचार करना है, इसका मतलब इसीलिए r मेरा क्या हो जाएगा 1 या 3। अगर सम पूर्णांक पर विचार करना रहता तो r मेरा बन जाता 0 या 2। तो चलिए r अब यही दोनों को सिर्फ आप भाग एल्गोरिथम में बैठा दीजिए। तो अब क्या करेंगे हम लोग, r बराबर 1 ले लेंगे। अब r बराबर 1 लेने पर तो देखिए r जब 1 लीजिएगा तो आपका फॉर्मूला होता है a बराबर bq + r, यानी कि a बराबर b, देखिए क्या है, b हम लिए हैं 4, तो 4q प्लस r है 1, तो 1। अब देखिए यह उसके रूप का आ गया ना, लेकिन q को फिर हम लोग दूसरा चीज मान लेंगे। तो इसीलिए a बराबर क्या हो जाएगा, इसको जो मानना है 4m + 1। अब यहाँ पे लिख देंगे जो माने हैं, माना q बराबर m। अब यह देख लीजिए पूरा बिल्कुल 4q + 1 के रूप का है, तो लिख देंगे इसीलिए यह 4q + 1 के रूप का है। एक आ गया। अब दूसरा में चलेंगे हम लोग, r बराबर, मेरा दूसरा क्या है, r बराबर 3। तो अब r बराबर क्या ले लेंगे, 3 लेने पर r जब 3 लेंगे तो r3 लेंगे तो फिर उसी तरह a बराबर क्या हो जाएगा, bq + r, मतलब a बराबर मेरा जो है वह बन जाएगा 4q + 3। देखिए अब सेकेंड जो था क्वेश्चन मेरा उसके रूप का आ गया। तो अब इसको फिर अपने मन से कुछ q को मान लीजिए, v मान लेते हैं, 4v + 3। यहाँ पे जो माने हैं लिख देंगे, माना q बराबर v। आप जो मर्जी वो मान सकते हैं। तो अब देखिए यहाँ से मेरा यह किसके रूप का हो गया, 4q + 3 के रूप का हो गया। लिख देंगे इसलिए a बराबर 4v + 3। अब लिख देंगे यह 4q + 3 के रूप का है। तो देखिए हमको जो लाना था वो दोनों आ गया, एक लाना था 4q + 1 के रूप का और एक लाना था 4q + 3 के रूप का। तो यहाँ पे देख लीजिए एक आ गया मेरा 4q + 1 के रूप का और एक आ गया 4q + 3 के रूप का। अब लिख देंगे अतः प्रूव्ड हो गया, अतः धनात्मक विषम पूर्णांक q + 1 या 4q + 3 के रूप का होता है। ठीक है, जब आप चैप्टर का क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा उसमें आपका सम पूर्णांक भी आएगा। तो समझ लीजिए अगर सम पूर्णांक रहता तो यहाँ पे जैसे यही क्वेश्चन में अगर सम पूर्णांक रहता तो हमको यहाँ पे सिद्ध करने था 4q या 4q + 2 के रूप का होता है, क्योंकि सम जो होगा इसमें, तो इसमें सम मेरा 0 और 2 होगा, 1 3 तो विषम का था। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन ऐसे भी रह सकता है। फिर एक टाइप आपको जो बुक में है वो मिलेगा आपको वर्ग वाला, कि दिखाएं कि धनात्मक विषम पूर्णांक का वर्ग। ठीक है, तो सेम प्रोसेस लगाना है और जहां पे वर्ग कहेगा वहां पे a का वर्ग निकालेंगे। जैसे यहाँ पे a निकाले हम लोग, अगर यही वर्ग रहता दिखाना तो अब यहीं पे a² निकाल लेते, तो इधर आपका आ जाता 4q + 1 का स्क्वायर और हम लोग इसको क्या करते आगे बढ़ा देते, a + b का होल स्क्वायर पर तोड़ देते, a + b का होल स्क्वायर पर तोड़ देते, a² + b² + 2ab तोड़ के, और उसके बाद फिर जो है
यहाँ पर जिसके रूप का लाना रहेगा उसको फिर कॉमन लेके और उसको कुछ दूसरा मान लेना है, ठीक है। अगर ऐसा क्वेश्चन नहीं बनेगा, हम लोग नेक्स्ट वीडियो में ऐसे क्वेश्चन का डिस्कशन कर लेंगे, ठीक है। तो आप लोग जो है एनसीईआरटी हो या भारतीय भवन हो, उसका जो वास्तविक संख्या का चैप्टर फर्स्ट है वह आपका पूरा इस वीडियो में हो गया। आप लोग जो है इसको बना लीजिएगा, ठीक है। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग वास्तविक संख्या का अगला जो टॉपिक है, अगला जो चैप्टर है उसको पढ़ेंगे, ठीक है। और अच्छे से इसको बना लेना है और क्लियर कर लेना है, ठीक है। तो थैंक यू ऑल द